दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के अंदर संस्थाएं हम देख रहे थे। तो संस्थाओं में एक संस्था आती है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इसके सभी पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसकी शुरुआत की तो इसका विचार क्या है? 1941 का जो अटलांटिक चार्टर था उसके दौरान किया गया था। इसका विचार क्या है? हमारे 1941 के अटलांटिक चार्टर में रखा गया था, जिसमें हमारे अमेरिका की राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन दोनों ने हस्ताक्षर करके ये सोचा कि क्यों ना हम एक अटलांटिक चार्टर बनाएं, जिसके अंतर्गत क्या है, अगला तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए एक संस्था का गठन करें। तो ये संस्था कौन बनी? हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी विस्तृत संरचना के लिए कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाया गया। कब? 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। जो यूएन चार्टर था, तो इस यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और यह चार्टर क्या 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो जाता है। ये चार्टर क्या है? 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो जाता है। इसी वजह से 24 अक्टूबर को यूएन का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को हमारे यूएन का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इस पर साइन किया गया, जब इसको लागू किया गया, तो उस समय क्या है, हमारे इसमें 51 सदस्य थे। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य। अब बात करें हमारे यूएन की, तो यूएन में कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? तो यूएन में 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। हमारी 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी भाषा। तो ये 6 भाषाएं हैं, इनको आधिकारिक भाषाएं माना जाता है। तो 6 भाषाएं हैं। बात करें यूएन के, यूएन के मुख्यालय कहाँ है? यूएन का मुख्यालय हमारे न्यूयॉर्क में है। इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। एक तो हमारे वियना ऑस्ट्रेलिया में, जेनेवा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये स्विट्जरलैंड है, वियना स्विट्जरलैंड में। तो हमारे जेनेवा वियना तो ऑस्ट्रेलिया में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में और नैरोबी केन्या में। हमारे 3 क्षेत्रीय मुख्यालय। हमारे यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है आप देख सकते हैं, ये हमारे यूनाइटेड नेशन का लोगो है, जिसमें 2 पत्तियां और बीच में ग्लोब का चिन्ह है। अब बात करें यूएन की, तो यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, विश्व में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग स्थापित करना। क्या? विश्व में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग स्थापित करना। वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए साझा प्रयास करना। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हमारे वैश्विक समस्याएं हैं, इनका समाधान किया जा सकेगा। विश्व में मानवाधिकार है, इनको बढ़ावा देना। विश्व में क्या? मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना। मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, इनके प्राइम गोल है। एक लास्ट गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों में समन्वय स्थापित करने वाले केंद्र के रूप में कार्य करना। विभिन्न देशों में क्या? समन्वय स्थापित करने वाले केंद्र के रूप में काम करना भी इसका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे यूएन के सिद्धांत की। जो यूनाइटेड नेशन है इसका क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत यह है, सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और समानता पर आधारित है। मतलब किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता आप हनन नहीं करेंगे और किसी भी राष्ट्र को छोटा या बड़ा नहीं करेंगे, सबको समान मानेंगे। दूसरा, विवादों के अंतर्राष्ट्रीय समाधान पर बल। यदि 2 देशों के बीच में विवाद है या अन्य देशों में विवाद है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय आधार पर हल किया जाएगा। फिर अन्य देशों के विरुद्ध बल प्रयोग और धमकी में संयम रखा जाए। क्या? एक राष्ट्र यदि दूसरे राष्ट्र के प्रति बल प्रयोग करता है या धमकी करता है तो संयुक्त राष्ट्र से संयम को रखने की शिक्षा देते हैं। सभी सदस्यों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। साथ ही साथ अन्य राष्ट्र जो यूएन के सदस्य नहीं है वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करें, इस चीज़ का ये चीज़ सुनिश्चित करना। तो ये हमारे यूएन के सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे यूएन की संरचना की। यूएन किस तरह से कार्य करता है? यूएन के मुख्य रूप से 6 अंग है। पहला, महासभा जिसे जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा, सचिवालय सेक्रेटरीट। चौथा, हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठा, हमारा न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमारे 6 अंग मुख्य रूप से किसके? यूएन के। एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आता हमारा महासभा जिसे जनरल असेंबली कहते हैं।
तो जनरल असेंबली क्या है? यूएन की मुख्य चर्चा करने वाली संस्था है, मतलब जहाँ पे चर्चाएं होती है वो संस्था कौन सी हमारी? जनरल असेंबली या महासभा। महासभा के द्वारा गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। महासभा के द्वारा क्या किया जाता है? ऐसे प्रस्ताव जो गैर बाध्यकारी हो वो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। चुनाव करने का काम भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। जितने भी चुनाव होते हैं वो महासभा के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से चुनाव? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, महासचिव का चुनाव, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव, नए सदस्यों को शामिल करना। तो इन सभी के बीच में जो चुनाव करने का काम होता है वो महासभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा जो यूएन का बजट है वो भी पारित किया जाता है। इसके द्वारा क्या है? यूएन का बजट भी पारित किया जाता है। हर साल सितंबर महीने में इसकी एक बैठक आयोजित की जाती है। जो हमारी यूएन है, यूएन की महासभा की एक बैठक हर साल होती है। कब? सितंबर महीने में। बैठक की अध्यक्षता सभापति के द्वारा की जाती है, जिसे सदस्यों के देशों में से चुना जाता है। बैठकों की सदस्यता कौन करता है? सभापति के द्वारा की जाती है, जिसे क्या सदस्य देशों में से ही चुना जाता है। इसमें क्या है? जो सदस्य होगा उसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का होता है। फिर आते हैं सुरक्षा परिषद, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन की सबसे शक्तिशाली संस्था की है वो कौन सी है? ये हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना इसका मेन काम है। इसके द्वारा बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जिन्हें लागू करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप और आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि वो हमारे जो प्रस्ताव है वो ना माने जाए, बाध्यकारी प्रस्ताव, तो उनके प्रति क्या है? सैन्य हस्तक्षेप भी किया जा सकता है, तो आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 तो हमारे स्थायी सदस्य हैं और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य। जिसमें 5 स्थायी कौन कौन से? यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन। ये 5 सदस्य क्या है? हमारे स्थायी है, बाकी 10 क्या है? अस्थायी होते हैं। ये जो 5 सदस्य हैं इनको वीटो शक्ति दी जाती है, अर्थात कोई भी निर्णय स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। कोई भी निर्णय है स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। तो एक तरह से ये 5 सदस्यों की नकारात्मक शक्ति है। 5 सदस्यों को दी गई ये कैसी शक्ति है? नकारात्मक शक्ति है। बाकी जो 10 सदस्य हैं उनका चुनाव क्षेत्रीय आधार पर 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। जितने भी हमारे सदस्य बचे हैं 10 सदस्य, तो 10 सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? क्षेत्रीयता के आधार पर 10 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और जो भी 2 साल के कार्यकाल के लिए। जिसमें 5 सदस्यों का चुनाव हमारे अफ्रीका और एशिया से किया जाता है, 2 सदस्यों का चुनाव पश्चिमी यूरोप से, 1 सदस्य का चुनाव पूर्वी यूरोप से, हमारे 2 सदस्य हमारे लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनसे 2 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इस तरह कितने सदस्य हो जाते हैं? 10 सदस्य हो जाते हैं। तीसरी संस्था आती है हमारी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका मुख्य कार्य क्या है? विश्व में आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? विश्व में आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना। ये हमारे इस परिषद में सदस्य 54 हैं, जिनका कार्यकाल कितना है? 3 साल का। इस परिषद का कार्यकाल कितना रहता है? 3 साल का। यूएन से संबंधित विशेषीकृत एजेंसियां हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है। क्या यूएन से संबंधित जो विशेषीकृत संस्थाएं हैं, एजेंसियां, उनके बीच में समन्वय करने का काम करती है ये। जैसे हमारे कौन कौन सी संस्थाएं? विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व मौसम संगठन। तो इस तरह बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है। इसके अधीन कुछ विशेष आयोग भी स्थापित किए जाते हैं, जैसे हमारा जनसंख्या नियंत्रण आयोग, महिला सशक्तिकरण आयोग, सतत विकास के लिए आयोग। तो ऐसे करके बहुत सारे जो संगठन है वो इसके अंदर कार्य करते हैं। एक नाम थे, ठीक है। तो हमारी चौथी संस्था आती है हमारी कौन सी? सचिवालय, जिसको सेक्रेटरीट कहते हैं। सचिवालय की बात करें तो यूएन की ये नौकरशाही है। यूएन की नौकरशाही को सेक्रेटरीट कहते हैं, सचिवालय, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? बैठकों का आयोजन करना, निर्णयों को लागू करना, रिपोर्टें जारी करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएन का प्रतिनिधित्व करना। तो सेक्रेटरीट का क्या क्या कार्य होंगे? बैठकों का आयोजन करना, जो निर्णय होते हैं तो निर्णयों को लागू करना, रिपोर्टें जारी करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएन का प्रतिनिधित्व करना। जो सेक्रेटरीट का होता है तो सेक्रेटरीट के हेड को क्या बोलते हैं? महासचिव कहते हैं, जिसका चुनाव क्या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। क्या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? महासभा के द्वारा इसका जो चुनाव किया जाता है। एक बार बनने के बाद ये 5 साल तक कार्य करते हैं। जो महासचिव है
कितने साल तक रहता है? 5 साल तक। वर्तमान में देखें तो वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये गुतेरेस भी कह सकते हैं, गुटेरेस भी कह सकते हैं। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और 9वें महासचिव हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको ही चुना गया है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों के बीच में यदि विवाद हो जाते हैं तो विवादों का निपटारा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करना है। इनका मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करना। इसमें क्या आते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं जो क्या क्षेत्रीयता के आधार पर चुने जाते हैं। इसमें क्या 15 न्यायाधीश होते हैं जो क्षेत्रीयता के आधार पर चुने जाते हैं। भारत की तरफ से वर्तमान में दलवीर भंडारी इनके न्यायाधीश है। एक बार बनने के बाद कार्यकाल रहता है इनका 9 वर्ष का। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ? हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। वहीं पे इसके केस चलते हैं। फिर आता हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको न्यास परिषद कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? जनादेश, शासन देश जो मैंडेट व्यवस्था है उनके क्षेत्रों का प्रशासन संभालना। जैसे हमारे यरूशलेम है, इजराइल है, इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया था जो यरूशलेम है, यरूशलेम का प्रशासन यूएन संभालेगा। तो इस तरह यूएन के द्वारा कई क्षेत्रों को प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी मिलती है, तो हमारी न्यास परिषद के द्वारा उन क्षेत्रों का प्रशासन संभाला जाता है। 1994 में पलाऊ के आज़ाद होने के बाद इनके पास कोई क्षेत्र नहीं है जिसका प्रशासन ये संभालते हो, इसलिए संस्था निष्क्रिय हो चुकी है। तो ऐसे करके 6 संस्थाएं हमने देख ली। अब यूनाइटेड नेशन का मूल्यांकन करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं यूएन की सफलताएं। यूएन ने क्या तीसरा विश्व युद्ध होने से रोका है, तो ये सबसे अच्छी बात रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है। अब तक इसने 71 शांति मिशन भेज दिए, जैसे हमारे सोमालिया, सूडान, नाइजीरिया, कोरिया युद्ध, इनके मामले में इसने 71 शांति मिशन भेजे। इसी वजह से 2001 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है हमारे यूएन को दिया गया था। विश्व में मानवाधिकारों को प्रचारित करना। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया, इसलिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसी वजह से मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नाभिकीय शक्ति को प्रसार को रोकने के लिए एनपीटी और सीटीबीटी नाम की जो संधियां हैं वो हमारी यूएन के द्वारा ही करवाई गई है। विश्व में लोकतंत्र को प्रसारित करना भी इसी की जिम्मेदारी है। क्या विश्व में लोकतंत्र को प्रसारित करना हमारी यूएन की जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, ये सारे करने का काम भी हमारे यूएन का ही रहा है। मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्धारित करने के लिए विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, ये सब डिसाइड करने का काम भी हमारा यूएन का है। जो हमारा विकास लक्ष्य थे, सतत विकास लक्ष्य, ये सब डिसाइड करने का काम भी हमारा किसका है? यूएन का। ये क्यों किया जाता है? ताकि मानव विकास सुनिश्चित हो। तो ये तो हमारे यूएन की कुछ सफलताएं देखी। अब हम देखते हैं यूएन की असफलताएं, क्या कमियां हैं। पहली चीज़, शीत युद्ध रोकने में यूएन असफल रहा है। इस काल में हमारा गुटवाद, सैन्यकरण, सशक्तिकरण, इन चीज़ों को खूब बढ़ावा मिला था। यूएन स्वयं का लोकतांत्रिकरण नहीं कर पाया, दूसरों का तो बहुत दूर की बात है, तो हमारे लोकतांत्रिकरण हमारे यूएन के अंदर भी नहीं। सुरक्षा परिषद में हमारे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी सदस्य नहीं है। क्या सुरक्षा परिषद में हमारे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी सदस्य नहीं है। यूएन क्या है? आतंकवाद को सही रूप से परिभाषित नहीं कर पाया अभी तक। सैन्य हस्तक्षेपों का प्रयोग शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। क्या जो सैन्य हस्तक्षेप है इनका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? जो शक्तिशाली देश है उनके हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। फिर नाभिकीय हथियार आज भी विश्व के सामने एक चुनौती है। नए देश नाभिकीय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। नाभिकीय प्रसार को रोकने के लिए जो संधियां की गई थी वो भेदभावपूर्ण है, इसीलिए भारत ने भी एनपीटी पर साइन नहीं किया है, क्योंकि ये संधियां क्या भेदभावपूर्ण है। यूएन क्या अपने बजट के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब यूएन के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। यूएन क्या चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? यूएसए और जापान। इसीलिए उनका क्या कहते हैं प्रभाव यूएन में ज़्यादा ही रहता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सीरिया संकट, यमन संकट, यूक्रेन का संकट, दक्षिणी चीन सागर विवाद, शरणार्थी संकट, तो ऐसी जो समस्याएं हैं तो यूएन इनको सॉल्व करने में असफल रहा है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यूएन में सुधार करने की ज़रूरत है। तो यूएन में सुधार की बात करें, सुधार कैसे किया जा सकता है। पहली बात, यूएन में सुधारों के लिए इसके चार्टर को संशोधित करना होगा। यूएन में यदि सुधार करना है तो यूएन के चार्टर में संशोधन करना होगा। सुधार का प्रस्ताव सबसे पहले सुरक्षा परिषद में लाया जाता है। सुधार का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, पहली बार सुरक्षा परिषद में लाया जाता है, जहाँ इसे 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिसमें स्थायी सदस्य तो सारे के सारे सहमत होने चाहिए, बाकी के जितने भी सदस्य हैं वो हमारे 10 सदस्य बचे हैं, तो 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। इसके बाद प्रस्ताव को महासभा के पास लाया जाता है और वहाँ पे भी 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाके हमारे जो प्रस्ताव है यूएन है उसमें सुधार किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। अब बात करें सुधार की, तो सुधार होने क्या क्या चाहिए। पहला सुधार की बात करें आवश्यक सुधारों में, तो यूएन में संरचनात्मक सुधार लागू किए जाने चाहिए तथा सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए, जो कि आज की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हो। वो तो पहले की बातें थी कि पहले हमारे महाशक्तियाँ रही, ऐसी ऐसी चीज़ें थी, अब सभी देश अपने आप में महाशक्तियाँ हैं, तो आज के परिदृश्य को देख के सुधार किए जाने चाहिए। फिर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। क्या, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को क्या होना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। महासभा की शक्ति में वृद्धि की जानी चाहिए। क्या होना चाहिए, महासभा की शक्तियाँ उनमें वृद्धि की जानी चाहिए। यूएन को अपने सुरक्षा कार्यों को सीमित करना चाहिए और विकासात्मक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूएन को क्या है, सुरक्षा कार्यों को सीमित करना चाहिए और साथ ही साथ विकासात्मक गतिविधियाँ उन पर ध्यान देना चाहिए। यूएन के निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। क्या, यूएन के निर्णयों और कार्यों में क्या पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। फिर हमारी यूएन में भारत की भूमिका है, उसकी बात करें, यूएन में भारत की भूमिका क्या क्या है। पहली भूमिका की बात करें तो भारत यूएन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूएन क्या है, भारत क्या है, यूएन के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन गए थे, हमारे सीपी रामास्वामी मुदालियार। जो सीपी रामास्वामी मुदालियार थे, ये भारत की तरफ से सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था उसमें गए थे, जहाँ पे यूएन चार्टर घोषित किया गया था। भारत अब तक सुरक्षा परिषद में 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में सेवाएं दे चुका है। लेटेस्ट में भारत 2021-22 में गया था। 1953 में भारत की विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की सभापति बनी थी। 1946 में भारत ने रंगभेद की नीति का विरोध यूएन में किया था। 1960 में उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए एक घोषणा पत्र लाया गया था, भारत भी उसका सह प्रायोजक था। 1960 में जो उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए घोषणा पत्र लाया गया था, तो इस घोषणा पत्र में भारत भी उसका सह प्रायोजक था। भारत क्या नाभिक निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत क्या करता है, नाभिक निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। 1965 में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए लाए गए जो प्रस्ताव है उन पर भारत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। 1965 में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, तो भारत ने सबसे पहले उसी पे जाके साइन किया। 1996 में क्रमिक रूप से नाभिकीय शस्त्रों को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना भारत ने प्रस्तुत की है। ये किस तरह से नाभिकीय शस्त्रों को समाप्त किया जा सकता है, तो 1996 में भारत ने एक कार्य योजना प्रस्तुत की है, लेकिन सभी ने उसको नहीं माना। 1996 में ही आतंकवाद के लिए CCAIT, इसके विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, भारत के द्वारा लाया गया था। आतंकवाद के विरुद्ध क्या एक वो कन्वेंशन लेके आया था जो आतंकवाद के विरुद्ध एक वैधानिक ढांचा उपलब्ध करवाता है, लेकिन नहीं माना गया इसे, लेकिन मानना चाहिए। तो ये क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन, CCAIT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। यूएन के बजट की बात करें तो भारत भी यूएन में लगातार भागीदारी कर रहा है बजट में, मतलब बजट में पैसा देता है। यूएन की जो शांति मिशन है उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला देश कौन है, भारत। वर्तमान में 14 सक्रिय मिशनों में भारत की सेना भाग ले चुकी है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्यता का दावा करता है। इसकी क्या कारण है, पहला कारण ये है भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। विश्व का हर छठा व्यक्ति कौन है, भारतीय। फिर दूसरी बात कि यूएन की शांति मिशनों में सबसे ज़्यादा योगदान भारत के द्वारा किया जाता है। भारत विश्व की तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत के द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए भारत ने पंचशील सिद्धांतों को अपनाया था।
भारत एकमात्र नाभिकीय संपन्न देश है जो नाभिकीय निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, मतलब नाभिकीय हथियारों को रोकने की बात करता है, ऐसा एकमात्र देश है, वो भी नाभिकीय संपन्न देश। भारत विकासशील देशों का समर्थन करता है। क्या भारत क्या है? विकासशील देशों को समर्थन नहीं, नेतृत्व करता है, हेड है। भारत के आतंकवाद के विरुद्ध एक सशक्त आवाज़ उठाता है। क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ उठाता है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत के द्वारा प्रयास भी किए जाते हैं। अब भारत के द्वारा ये तो हमारे वो कारण है जिसकी वजह से भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। अब भारत इसके लिए कौन कौन से प्रयास कर रहा है? जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील इनके द्वारा G4 का निर्माण किया गया है, जो कि सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रही है। फिर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियाई देशों के समूह L69 ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। किसने? हमारे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियाई देशों का समूह है L69, इसने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। हमारे 14 प्रशांत महासागरीय देशों के साथ बनाए गए संगठन फिपिक, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इसके द्वारा भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया है। फिपिक है फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इनके द्वारा भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया है। अफ्रीका संघ के संगठन है C10, इसने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। अफ्रीका संघ के संगठन है C10 ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। तीसरी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है नई दिल्ली में, जो 2015 में आयोजित की गई थी। इसमें अफ्रीका के 54 देशों ने भाग लिया था। इन्होंने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। तो ये देख रहे हैं कि इन्होंने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। चीन को छोड़कर अन्य स्थायी सदस्यों ने मौखिक रूप से भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। सभी देश चाहते हैं कि भारत सदस्य बने। विभिन्न राजनीतिक मंचों पर भारत ने इसका मांग का मुद्दा उठाया है कि भारत को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन भारत की सदस्यता में, स्थायी सदस्यता में बाधाएं क्या है, दिक्कतें क्या आ रही हैं? पहली समस्या आती है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सुधारों के प्रति उदासीनता, मतलब वो नहीं चाहते कि कोई और नया सदस्य इसमें आए। तो कॉफ़ी क्लब, जिसको कहते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, मतलब इसके द्वारा स्थायी सदस्यता में विस्तार का विरोध किया जाता है। वो कहते हैं कॉफ़ी क्लब वाले कि इसमें बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब 5 है 5 ही रहे। अब कॉफ़ी क्लब में कौन कौन आते हैं? हमारे मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान, ये हमारे कॉफ़ी क्लब में आते हैं। ये नहीं चाहते स्थायी सदस्यता में विस्तार हो। फिर G4, C10 और L69 अफ्रीका के 2 देश क्या है जिन्हें स्थायी सदस्यता बनाया जाना चाहिए, इसको लेके सहमति नहीं है। ठीक है, 2 देशों की बात कर रहे हैं कि 2 देश कौन कौन होने चाहिए जिनको स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो भारत के लिए तो कह देते हैं, लेकिन दूसरा देश कौन होना चाहिए इसके लिए क्या एक मत नहीं है। चीन तो हर बार हमारे भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर देता है, जो कि स्थायी सदस्यता चीन को भी भारत ने ही दिलाई थी। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ, ये यूनाइटेड नेशन है, इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।